21। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240-280 एडी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280-320 एडी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 एडी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319-320 एडी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 एडी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। नोटा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ, जो 380 एडी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाप चंद्रगुप्त II का राजकव्य था। चंद्रगुप्त II के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, क्षिपणिक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमरसेन, कोशकार, शंकु, वास्तुकार वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त II का सांध्यविग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त I या गोविंदगुप्त 415 एडी 454 एडी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नोटह नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, कर, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, वर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुरकेहार आदि के केंद्रों में आते थे। कुमारगुप्त I का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455-467 एडी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भूक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है।
भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम वृष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। 1. क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। 2. वास्तु वास करने योग्य भूमि। 3. चरागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि। 4. सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। 5. अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शव जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 एडी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेप हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा वाघ की गुफा है, जो वाघ जिला धार म प्र नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 1. मित्र भेद। 2. मित्र लाभ। 3. संधि विग्रह। 4. लब्ध प्रनाश। 5. अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वरामिहिर ने वृहत संहिता, पंचसिद्धांत, बृहज्जातक और लघुजातक की रचना की। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने ये घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नोट: संग्राहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। गुप्त काल में पलकानवर ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्य का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्तवंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया।
गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनागाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। ये गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोटह नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 22 वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 एडी के लगभग विंध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन वरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्यशक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275-335 एडी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासीय वर्षगुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335-360 एडी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390,410, प्रवरसेन द्वितीय 410-440 एडी, नरेंद्र सेन 440-460 एडी, पृथ्वीसेन द्वितीय 460-480 एडी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अव्यस्त थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। ये काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन 2 वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासीम शाखा के हरिशन के हाथों में चला गया। बासीम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 एडी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित था। वासीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय 350-400 एडी, प्रवरसेन द्वितीय 400-415 एडी, हरिशन 475-510 एडी। हरिशन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुवंत की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। 23 पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परमभट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई।
राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गिर नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोटा शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधिवृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 एडी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परमभट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन दो के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट: ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 एडी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एडी एवं 645 एडी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भूक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भूक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भूक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद: भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षपलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। 24. दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश: पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु 575-600 था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंहविष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600-630 एडी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630-668 एडी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668-670 एडी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670-700 एडी, नरसिंहवर्मन 2-700-728 एडी, नंदीवर्मन 2-730-800 एडी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्रवर्मन ने की थी। महेंद्रवर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संतप्प के प्रभाव में आकर शैव बन गया था।
महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापीकोण व महामल्ल की उपाधि नरसिंहवर्मन आई ने धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री हुएन सान कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्याविनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन II था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगमप्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन II ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आत्मकथा तस्वीरें लगी हैं। नोट: एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन II के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन II ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अल्वार नंदीवर्मन II के समकालीन थे। नंदीवर्मन III शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारतवेणवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948,980 था। नोट: पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना किरातार्जुनीयम थी। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850-87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजरमलन राजराजा पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण III ने परांतक आय को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक आय का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम V को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराजा आय श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुनिचोलमंडलम, राजधानी पोलन्नरुवा बनाया। राजराजा आय शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार: वेलनवगाय गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रखाव की भूमि, देवदान या तिरुमट्टिरक्किनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्लिचिंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। नोटा गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र II ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र III था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जेकेस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुन II ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राजा विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडनकुटुम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था।
मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। विलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भू स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अड्यार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था। ये सभा वरीयम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता 1. सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। 2. उनके पास अपना घर होना चाहिए। 3. उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। 4. उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 5. उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। 6. यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 7. जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कमलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुन प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंगतुपर्णी। कंवन, ओटेकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पसी ब्राउन ने तंजीर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निक्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंगत्रा सिद्ध की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिपकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेंबियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र आय के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव, जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनिया कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख, जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी यूर, तंजी, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, ननदेसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैल्प दो ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैल्प प्रथम, तैल्प द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य वी, सोमेश्वर 3 एवं तैल्प 3।
सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य वी था। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य वी के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षराक हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य वी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश वातापी बादामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन आय, मंगलेश, पुलकेशिन दो, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन दो था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक कहा जाता है। 543-44 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन एक को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। नोटह गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन दो बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मैगुती मंदिर पुलकेशिन दो ने बनवाया था। पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन दो ने ईरान के शाह खुसरो दो के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो दो ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो दो ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 AD में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन दो के राज्य में गया था। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन दो को लगभग 642 AD में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन दो मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापिकोट की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन दो से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन दो को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सिकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य दो के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य दो ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य दो की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडर्क था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग 752 AD था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण 2, इंद्र 3 एवं कृष्ण 3। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद 3 ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट 2 को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद 3 ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदिपुराण व त्रिशिष्टिलक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया।
इंद्र तीन के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तीन था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांतिपुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैल दो ने 973 एडी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप दिखलाया गया है। नोट: एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश: देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन 1210-1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री शारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। होयसल वंश: द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेविद था। कदम वंश: कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंगवंश: गंगवंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलर थी, जो बाद में तलकार हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश: काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अन्नकोण थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमादेवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295-1323 ईस्वी था। रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। 25 सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पालवंश: पालवंश का संस्थापक गोपाल 750 एडी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पालवंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पालवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पालवंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरथल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ीरीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। सेनवंश: सेनवंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेनवंश के प्रमुख शासक विजयसेन, बलाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेनवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजयसेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दानसागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था।
लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 AD में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकीट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। हवेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 AD में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। 26 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट दो को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिरभोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंतपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। नोट: अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। गढ़वाल राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए। पृथ्वीराज III ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव 1153-1163 ईस्वी हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज एव के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज एव द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज III इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज रसो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज III ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया।
नैष्ठेय चरित के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसहस्रार्क के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमितगति जैसे विद्वान वाक्यक्ति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजा का भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 AD था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धन ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धन ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धनदेव द्वारा 999 AD में किया गया। धन ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 AD में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी एवं भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई हैं। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी कामू प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम 2 के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण 2 गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी।
कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ।